जय भारत बच्चा लोग। तो आज हम अपने सुपर 3000 एमसीक्यू सीरीज का सबसे मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट क्यों है? जितने भी लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबको ये बात पता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पूरे सिलेबस का, है ना। क्योंकि यहीं से अपने को फिर आगे रियल फिजिक्स स्टार्ट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या मज़ा है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये तुम्हारे पास क्या कह रहा है? कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर वेरिंग अकॉर्डिंग टू ग्राफ शोन। यहाँ पे जो ग्राफ है ना, ये फोर्स इन एक्स डायरेक्शन का है ना। ये एफ एक्स है और वर्सेस एक्स। ये ग्राफ है एफ वाई वर्सेस वाई और ये वाला ग्राफ है एफ जेड वर्सेस जेड। क्लियर? तो ये तुम्हारे पास कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं। इस पर्टिकुलर ग्राफ में ना हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है अभी इसको इरेज करता हूँ। तुम्हें समझ में आ गया एफ एक्स वर्सेज एक्स, एफ वाई वर्सेज वाई और एफ जेड वर्सेज जेड का ग्राफ है ये, है ना। तो इसमें वो तुमसे कह रहा है कि तुम्हें इसमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना है ना। ये एक फोर्स है जिसका एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट सब वेरी कर रहा है, इसलिए ये वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है ना। तो वर्क डन बाई एक्स कॉम्पोनेंट, कोई भी अगर हमें एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, मुझे बताओ फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से वर्क कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं एरिया अंडर ग्राफ से, है ना। और उसने मुझे इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट भी दे दिए। क्लियर? तो मैं अगर इन तीनों ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल लूंगा जो उसने मुझे यहाँ पर डेटा दिया है उसके हिसाब से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मुझे अपना टोटल वर्क मिल जाएगा, है ना। तो जो एक्स कॉम्पोनेंट वाला वर्क है ना, आओ इसका एरिया निकालते हैं। मुझे कहाँ से कहाँ तक x की वैल्यू वेरी करानी है? 0 से लेके 4 तक। तो x की वैल्यू 0 है तो f की वैल्यू 10 है। जब x की वैल्यू 4 होगी तो f की वैल्यू कितनी होगी वो मुझे नहीं पता है, बट लेट अस हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना। लेट अस से x इक्वल टू 4 की लाइन है। तो मुझे अब ये पूरा एरिया चाहिए ना, बट ये पूरे एरिया के लिए मुझे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। वो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे पता है कि इस लाइन का इक्वेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई पे क्या है? फोर्स है इन x डायरेक्शन, है ना। और m की वैल्यू है tan 37, मतलब 3/4 x प्लस c इंटरसेप्ट कितना है? 10। तो मैं यहाँ से f की वैल्यू निकाल लूंगा। जब मैं x की वैल्यू 4 डालूंगा तो मुझे fx की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 + 10 13। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है मेरा, है ना, सामने वाला, दिस इज fx की वैल्यू 13। क्लियर? तो क्या अब मैं ये वाला एरिया निकाल सकता हूँ, है ना। मुझे कौन सा एरिया निकालना है? मुझे ये एरिया निकालना है, दिस, है ना, इतना एरिया। तो ये कैसा शेप है? ये एक ट्रेपेजियम है। तो बताओ वर्क एफ एक्स का वर्क कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 10 + 13, तो हाफ इंटू 10 + 13 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। कितना डिस्टेंस है इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में? 4। तो 4, तो ये कितना हो गया? 2 से कैंसिल, 10 + 13 23, 46। मतलब 46 जूल का वर्क कौन कर रहा है? 46 जूल का वर्क कर रहा है जो एक्स कॉम्पोनेंट का फोर्स है ना, 23, और ये 2 टाइम्स 46 जूल्स। सिमिलरली वाई कॉम्पोनेंट, वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 5 से 20। क्लियर? तो मुझे वाई चाहिए 5 से लेकर के 20 तक, है ना। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में को मुझे फिर से एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे उसका वेरिएशन 20 तक चाहिए। क्लियर? तो मैं अगर इस ग्राफ को लेट अस से जस्ट मैं एक बार और ड्रॉ करता हूँ और हम उसमें 20 तक का एरिया कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये तुम्हारा y कोऑर्डिनेट, सॉरी y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस पे है फोर्स और इन y डायरेक्शन, है ना, और x एक्सिस पे है उसका y कोऑर्डिनेट। तो तुम ध्यान से देखो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ तुम्हारा जा रहा है वो कैसा जा रहा है ना। वो वाला पर्टिकुलर ग्राफ तुम्हारा, ये ग्राफ है ना, ऐसा कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ बन रहा है। तो अभी उसने हमें कहाँ तक जाने बोला है? 5 से लेके 20, है ना। तो 5 से लेकर के 20 तक। तो तुम ध्यान से देखो 5 से लेके अगर मैं 20 तक जाऊंगा तो ये मेरा कोऑर्डिनेट है ओरिजिन, और यहाँ पे कहीं पर 5 आएगा, और इधर आगे जा करके लेटर से कहीं पे 20 आता है ना, क्योंकि दिस वन इज गिवन एज 15, है ना, हमारे डायग्राम में। तो मुझे ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। तो 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे वैल्यू होगी, है ना, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी,
इधर, वो मुझे निकालना पड़ेगा पहले, है ना, कि 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे बताओ क्या मैं 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू उसी तरीके से निकाल सकता हूँ? मुझे Fy का ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, Fy इज इक्वल टू My प्लस सी। तो इस ग्राफ का स्लोप कितना है? इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, तो मैं ये थीटा निकाल लेता हूँ और उसके tan थीटा से ये स्लोप निकाल लूँगा। बताओ ये थीटा कितना आएगा, ये वाला थीटा? दिस इज 20/15, 4/3, है ना। tan थीटा इज 4/3, मतलब इस ग्राफ का स्लोप है -4/3। तो Fy इज इक्वल टू -4/3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, y की वैल्यू y प्लस c इंटरसेप्ट, ये वैल्यू हमारे कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 20, है ना। दिस इज 20 प्लस 20। क्लियर? तो अब मैं फिर क्या कर सकता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर y की वैल्यू पे Fy की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल का एरिया और यहाँ पे जो ये ट्राइंगल बन रहा होगा इसका भी एरिया चाहिए ना। मुझे टोटल कौन सा एरिया चाहिए? मुझे टोटल ये वाला एरिया चाहिए, है ना, 5 से लेकर के 20 तक, है ना, यही मेरा टोटल वर्क डन होगा। क्लियर? तो अभी मैं 5 की वैल्यू यहाँ पे 5 डाल दूंगा तो मुझे इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो मुझे इस ट्राइंगल की हाइट मिल जाएगी, है ना। तो मुझे इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है, वो यहाँ पे वैल्यू 5 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -20/3 प्लस 20, मतलब 20 - 20/3 हो जाएगा, ये ना, ये वैल्यू आ जाएगी 20 - 20/3। तो ये कितना हो जाएगा, 60, 40/3। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर हाइट है मेरा ये 40/3 है ना, दिस मच। क्लियर? तो अब इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 40/3, और इस ट्राइंगल का एरिया, अब मुझे यहाँ पे y की वैल्यू 20 डालनी पड़ेगी। जब मैं y की वैल्यू इधर 20 डालूंगा, है ना, तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, -80/3, मतलब 20 - 80/3 मतलब -20/3। तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी, ये हाइट, ये होगा 20/3 के इक्वल, है ना। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया उससे मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करूंगा, तो जो वर्क आएगा Fy का वो कितना आएगा, Fy का वर्क आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला ट्राइंगल, ये बेस 10 और हाइट 40/3 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कितना आएगा, हाफ, और ये बेस 15 से 20 का 5 और ये हाइट 20/3। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, फिर तुम अपना y डायरेक्शन वाला फोर्स है उसका भी वर्क निकाल सकते हो, है ना। तो इससे तुम्हारे y डायरेक्शन का फोर्स आ जाएगा। क्या सिमिलरली तुम z वाला फोर्स का वर्क भी निकाल सकते हो? इसमें तुम्हें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 12 से 0, है ना। तो 12 से 0, तो इस ग्राफ में मेरे को और कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि z की वैल्यू जब 12 हो रही है और z की वैल्यू जब 0 हो रही है, वो ट्राइंगल पूरा बना हुआ है ना। x और y में ही मुझे पूरा निकालना पड़ा। क्लियर? तो आओ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वैल्यू कितनी आ रही है। ये वैल्यू आ रहा है 5 इंटू 40/3 मतलब 200/3 माइनस 100/6 या फिर 10 50/3, है ना। ये 10 5 10 50/3, तो ये कितना आ गया, 150/3। ये y कंपोनेंट का वर्क आ गया पॉजिटिव, और x कंपोनेंट का अपना वर्क पॉजिटिव कितना आया था, x कंपोनेंट का वर्क हमने निकाला था 46, तो 46 प्लस 150/3, है ना। और ये वाला वर्क हम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं। देखो ये वाला वर्क कितना आएगा, वो ये एरिया के बराबर होगा ना, दिस मच एरिया। क्लियर? तो वर्क डन बाय z कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्स, है ना, वर्क डन बाय z कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डायरेक्ट हाफ इंटू बेस 12, और हाइट हमारा कितना है 16, है ना। 12 से लेकर के 0 तक जब z वेरी कर रहा है तो ये वैल्यू 6 इंटू 16 कितना आ गया, 96 जूल। तो मेरे लिए कौन कौन से नंबर इंपॉर्टेंट हो गए, ये 96 जूल्स प्लस, है ना, 96 जूल्स प्लस 46 जूल्स प्लस 150/3। तो जो टोटल वर्क होगा, है ना, वर्क टोटल वो कितना हो जाएगा, 46 प्लस 150/3 प्लस 96। क्लियर? 46 प्लस 120/3 प्लस 96, है ना, प्लस 150/3। तो ये अपने वर्क कितने हो गए, 46 प्लस 96 152 हो गया। तो ये वैल्यू आई 152 प्लस 150/3। ठीक है, तो इसको जब तुम ऐड करोगे, है ना, तो 152, 46 प्लस 96 152 हो गया, और प्लस 150/3। तो जब अपना कैलकुलेशन तुम कंप्लीट करोगे तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। ये कितना आएगा, 456 प्लस 150, है ना, ये 456 हो जाएगा। यस, 450 प्लस 150 कितना होगा, 606/3, है ना, ये 606/3 आ जाएगा। ये वैल्यू अपनी 150/3, अच्छा ये 50 आ गया ना एग्जैक्टली, तो मुझे इसे 50 कर लेना चाहिए ना। तो ये 202 जूल्स
आ गया, मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया, बट अपना जो वर्क है दैट इज़ 202 जूल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारे क्या क्या दिए हैं, यहाँ पे 192 जूल दिया है, 400/3 और नन ऑफ दीज, बट हमारा आंसर कितना है 202। एक बार जस्ट हम अपना कैलकुलेशन चेक करेंगे कि कहीं 192 तो आंसर नहीं था। तो तुम देखो 46 के क्या हमने सही निकाला, 10 + 13 है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 13 तो 23 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 4, तो ये 23 और ये 2, 46 जूल्स बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो हमने अपना वर्क निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाफ इंटू 10 इंटू 40/3 माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 20/3 है ना। तो ये वैल्यू अपनी कितनी है, 5 इंटू 40/3 200/3 और ये आया तुम्हारा 100/6 मतलब 50/3, तो ये 50 जूल आया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये 50 जूल हो गया हमारा। 46 और 96 यस, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, देखो छोटा सा, दिस विल बी 142, शायद तुम लोगों ने पहले पकड़ लिया होगा। और प्लस 50 कितना आएगा अपने को वैल्यू, 142 प्लस 150/3 तो 50 ले लोगे इसकी वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा टोटल 192 जूल तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे जब तुम फास्ट कैलकुलेशन करते रहते हो तो बीच में कहीं मिस्टेक का चांसेस है, तो अगर तुम्हारे से बाई चांस ऐसा कुछ हो गया है ना, तो तुम देखो मैंने क्या किया ना, मैंने बिल्कुल फटाफट सारे एरिया चेक किए। क्यों चेक किया मैंने, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे दिखा कि 192 ऑप्शन है और मेरा 202 आ रहा है। क्लियर। तो तुम देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में फ़ायदा क्या है कि तुम्हें ये भी पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे हमसे मिस्टेक हो सकती है छोटी, ना। देखो ये 150/3 को मैं 50 भी लिख सकता था डायरेक्ट, बट मैंने वहाँ नहीं लिखा और मैं उसको इतना लंबा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्लियर। बट कोई बात नहीं, हम अपने आंसर तक पहुँचे, और तुम्हें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ हमसे मिस्टेक हो सकती है। ये एक प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रोसेस और हो सकता है। मुझे बताओ क्या हमने हर जगह पे ये f एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल लिया और यहाँ पे f एज अ फंक्शन ऑफ y निकाल लिया? तो मुझे बताओ fx इज इक्वल टू क्या है, 3x/4 + 10 है ना। fx क्या है 3x/4 + 10 है ना, 3x/4 + 10। तो मुझे बताओ जो वर्क होगा fx के द्वारा, क्या मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिख सकता हूँ? और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, x की वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम 0 to 4, तो मैं इसमें लिमिट लगा दूंगा 0 to 4 है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 3x/4 + 10 dx फ्रॉम 0 to 4। जब तुम ये कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे तुम देखोगे अभी भी तुम्हारा आंसर 46 ही आ रहा है, जो हमने ऊपर एरिया निकाल के किया। तो तुम ये इंटीग्रेशन से भी कर सकते थे। सिमिलरली अगर तुमसे वर्क डन बाई वाई पूछा जाता है ना, तो एक बार तुमने वर्क डन बाई फोर्स इन वाई डायरेक्शन, एक बार तुमने इक्वेशन निकाल लिया -4y/3 + 20, उसको तुम इंटीग्रेट करते 5 से 20 तक है ना, -4y/3 + 20, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ -4y/3 + 20 इंटू dy 5 से लेके 20 तक। तो इससे भी तुम्हें जो वैल्यू मिलती, y का फोर्स का आपने वर्क कितना निकाला था 50 जूल, तो ये वैल्यू तुम्हें 50 जूल मिलती। क्लियर। तो तुम इस इंटीग्रेशन से भी आंसर निकाल सकते थे है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द ग्राफ एक ही चीज़ है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन देख लो, पढ़ो, अटेम्प्ट करो, पेपर सेटर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। स्प्रिंग ब्लॉक मिला हुआ वर्क एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर। तो अटेम्प्ट करो इसे, फिर देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि तुम्हें ये बताना है स्पीड ऑफ 5 kg ब्लॉक है ना, 5 kg ब्लॉक का स्पीड कितना होगा व्हेन 2 kg लीव्स कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। क्लियर। जब 2 kg कॉन्टैक्ट लीव करेगा उस वक्त 5 kg का कितना स्पीड होगा। तो लेट अस से कि जिस वक्त 2 kg कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है उस वक्त इसमें x का इलोंगेशन आया है स्प्रिंग का, मतलब ये ब्लॉक भी x से नीचे गया होगा, और मान लेते हैं एट दैट इंस्टेंट इसकी जो स्पीड है वो भी कितनी हो चुकी है, v हो चुकी है। क्लियर सभी को। इनिशियली सब पूरा सिस्टम तुम्हारा रेस्ट पे था, और जिस वक्त ये 2 kg ऊपर उठ रहा है उस वक्त ये स्प्रिंग x से इलोंगेट हुआ है और ये ब्लॉक x से नीचे आया है। क्लियर। क्यों स्प्रिंग इलोंगेट होगा, क्योंकि जो स्प्रिंग का इलोंगेशन है इसमें जो स्प्रिंग का फोर्स आएगा kx, वही एज टेंशन ट्रांसफर होगा ना यहाँ पे, तो इस ब्लॉक पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो यही kx लग रहा होगा है ना, और यही kx जो है वो इस 2 kg को क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठाएगा। तो जिस वक्त ये 2 kg कॉन्टैक्ट लूज करेगा है ना, जिस वक्त ये 2 kg कॉन्टैक्ट लूज करेगा है ना, तो उस वक्त हम देखते हैं क्या होगा। आओ देखो,
इसका फ्री बॉडी डायग्राम है ना, क्या क्या फोर्स एक्ट करेंगे इस पे, एक 20 एक्ट करेगा ग्राउंड से नॉर्मल, बट क्योंकि ये कांटेक्ट लूज करने वाला है इसलिए नॉर्मल की वैल्यू 0 हो चुकी है, और इस वक्त यहाँ पे जो kx है दैट इज इक्वल टू k इंटू एक्स है ना, तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट इज 40, तो ये वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू एक्स। क्लियर। तो जब ये कांटेक्ट लूज करने वाला है एट दैट टाइम 2 kg का ये फ्री बॉडी डायग्राम है ना, क्योंकि इसमें x का इलोंगेशन है तो स्प्रिंग फोर्सेस kx है ना, यहाँ पे ये स्प्रिंग फोर्स kx आएगा और यही सेम kx इस पूरे में ट्रांसफर होगा। क्लियर। तो जस्ट कांटेक्ट लूज करने वाला है, दैट मीन्स 40x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से x की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 20/40 0.5। क्लियर। जब इलोंगेशन उस पर कितना हो चुका होगा 0.5 का। अब ये तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है ना, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पूरे सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूंगा है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूंगा इस फुल सिस्टम के ऊपर। तो मुझे बताओ इनिशियल सिचुएशन क्या है, इनिशियल सिचुएशन है कि जब ये वाला तुम्हारा जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर है, तुमने इसको रिलीज किया है और ये भी रेस्ट पर है, फिर क्या हुआ है, ये फाइनल सिचुएशन में ये x से नीचे आ चुका है, इसकी स्पीड v हो चुकी है। क्लियर। बट इसकी स्पीड अभी भी 0 है, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट उठने वाला है। समझ आ गई बात सभी को। तो जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन लिखूंगा तो उस दौरान कौन कौन से फोर्सेस का वर्क हुआ होगा मुझे बताओ। इस 2 kg के ऊपर ये टेंशन, ये तो ऊपर उठा ही नहीं। क्लियर। इसके ऊपर बताओ मुझे, इसके ऊपर वर्क क्या होगा, mg का भी हुआ है और यहाँ पे स्प्रिंग का भी वर्क किया गया है ना, तो वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इसके ऊपर का मैं कोई वर्क नहीं लिख रहा, ये सारा वर्क 5 kg के रिलेटेड है ना, और इज इक्वल टू kf माइनस ki। तो आओ वर्क डन बाई mg क्या होगा, अगर स्प्रिंग में x का इलोंगेशन है तो इसका मतलब ये x से नीचे आया होगा, तो वर्क डन बाई mg क्या होगा, mg इंटू एक्स, तो 50 इंटू एक्स है ना, नीचे mg नीचे x, प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग हाफ इंटू k इंटू एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। एक्स इनिशियल 0 था और एक्स फाइनल 0.5 है ना, तो 0 माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 के स्क्वायर को मैं डायरेक्ट 0.25 लिख ले रहा हूँ। ठीक है। इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसके पास तो कुछ नहीं है, तो हाफ इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर माइनस इनिशियली दोनों के पास कोई स्पीड नहीं थी तो ये 0। तो तुम यहाँ ध्यान से देखो x की वैल्यू 0.5 निकाल चुका है, तुम अगर वैल्यू डालोगे तो इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन आएगा दैट इज स्पीड v। तो क्या तुम कैलकुलेट करके स्पीड v को निकाल सकते हो, यस। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर सेटर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, स्प्रिंग ब्लॉक रिलेटेड वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने वाला क्वेश्चन। तो तुम्हें 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ। नंबर 1, जब ये जस्ट ऊपर उठने वाला होगा तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो गई होगी। नंबर 2, जितना स्प्रिंग में इलोंगेशन होता है ना x, उतना ही ये ब्लॉक नीचे आता है और वही kx पूरे स्ट्रिंग में एज टेंशन ट्रांसफर होता है। ये बातें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन फिर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, ब्लॉक A in the figure is released from rest when extension in the spring is x0। वो क्या कह रहा है, इस स्प्रिंग में ऑलरेडी इनिशियल x इनिशियल की जो वैल्यू है ना, इस डायग्राम को मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ थोड़ा एनलार्ज करके। ठीक है, ये हमारे पास ये दीवार है, क्लियर, स्टेशनरी फिक्स्ड एंड, और इससे एक स्ट्रिंग निकला है, क्लियर, और ये जो स्ट्रिंग है इसमें एक स्प्रिंग कनेक्टेड है ना, ऐसा एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, और फिर ये आगे जा कर के एक पुली के ऊपर से होता हुआ है ना, सॉरी, एक पुली के ऊपर से होता हुआ फिर नीचे की तरफ आया है ना, जिससे कि एक ब्लॉक उसने कनेक्ट कर रखा है। क्लियर। और ये वाला ब्लॉक हमारा उस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब तुम देखो क्या कह रहा है ना, और ये पुली भी अपना फिक्स है, दिस इज आवर फिक्स पुली। ठीक है, तो मैंने उसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ये कह रहा है कि जो x इनिशियल है इसका वो ऑलरेडी x0 है, ये पहले से x0 इलोंगेशन है और उसके बाद तुमने इसको रेस्ट से रिलीज किया। क्लियर। और ये x0 mg/k से कम है। mg/k से कम होने का मतलब क्या है x0 का, है ना। उसने ये बात क्यों बोली कि mg/k से कम है, क्योंकि यार देखो ध्यान से, अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो kx आएगा ना, ये टेंशन kx के बराबर आएगा। क्लियर। तो ये जो टेंशन तुम्हारा kx के बराबर आ रहा है, जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो mg इज इक्वल टू kx होगा, मतलब x की वैल्यू mg/k होगी।
तो ये कह रहा है कि अभी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आया है ना, जब उसने तो उसको रिलीज किया एट दैट पॉइंट। क्लियर? क्योंकि उस वक्त का क्या कह रहा है कि एक्स नॉट की वैल्यू mg/k के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है जब रिलीज हुआ है। सिंपल सा उसका इतना ही मीनिंग है। द मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज, है ना, जब तुमने इस पूरे सिस्टम को रिलीज किया तो मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, मुझे बताओ, जब तुमने सिस्टम को रिलीज किया है तो इसका v इनिशियल तो 0 हो गई, बट जब कुछ देर में ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, है ना, क्यों नीचे आएगा ये ब्लॉक? बताओ, ये ब्लॉक नीचे क्यों आएगा? क्योंकि ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा, तो जितना ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा उतना ही ये ब्लॉक भी नीचे आएगा ना, क्योंकि इस तरफ से उतना ही लेंथ बढ़ेगा तो वही लेंथ इधर भी बढ़ना पड़ेगा, सेम टू सेम। तो मान लेते हैं कि स्प्रिंग अगर x से इलोंगेट हो रहा है ना, तो ये ब्लॉक भी कितने से नीचे आया होगा? ये ब्लॉक भी x से ही नीचे आया होगा। क्लियर? और उसकी स्पीड कितनी होगी फाइनल? 0। क्यों 0? क्योंकि उसने मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की बात की है। ध्यान से देखो ना, मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि इससे नीचे और नहीं जाएगा, मतलब इसकी स्पीड जरूर क्या हो चुकी होगी यहाँ पे? 0। क्योंकि अगर स्पीड 0 नहीं होती तो अभी और नीचे जाता ना वो। क्लियर सभी को? और उस वक्त x फाइनल की वैल्यू मुझे बताओ कितनी हो चुकी होगी? पहले से x नॉट था, x और नीचे आया, मतलब इधर से x का इलोंगेशन और हुआ होगा, मतलब x नॉट प्लस x। क्लियर सभी को ये चीज? तो ये हमारा सिचुएशन है, इनिशियल एंड फाइनल। अब वो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखते हैं, है ना। वो ये कह रहा है कि ब्लॉक A इन द फिगर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x नॉट, मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज, वो तुमसे इस x की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो मैं इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूंगा। तुम ध्यान से देखो, अभी भी इस पूरे सिस्टम में सिर्फ mg और स्प्रिंग का वर्क होगा, क्योंकि स्प्रिंग का इलोंगेशन चेंज हो रहा है और मास का हाइट भी चेंज हो रहा है। क्लियर? कभी भी तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन देखो ना, तुम्हें अगर माइंड में ये पकड़ने में प्रॉब्लम होती है कि किस किस फोर्सेस का वर्क हो रहा है, तो तुम देखो ग्रेविटी का वर्क हमेशा तभी होगा जब कोई मास का हाइट ऊपर नीचे चेंज होगा। स्प्रिंग का वर्क तभी होगा जब उसका इलोंगेशन चेंज हो रहा होगा। तो तुम देखो जितने स्प्रिंग जितने मास है, क्या उसका इलोंगेशन कंप्रेशन चेंज हो रहा है? क्या मास ऊपर नीचे कर रहा है? हाँ, तो फिर उनका वर्क तुम्हें लिखना है, और कुछ यहाँ नहीं है ना, बस स्प्रिंग है और ये मास है। तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स और वर्क डन बाई mg इज इक्वल टू kf माइनस ki। तो तुम देखो वर्क डन बाई mg कितना होगा? नीचे mg और नीचे ही x, ठीक है। तो mg इंटू एक्स प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग, ध्यान से देखो ना, हाफ इंटू के इंटू एक्स इनिशियल स्क्वायर। एक्स इनिशियल स्क्वायर इज एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, वो हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। तो के एफ की वैल्यू क्या है? इनिशियली भी ये रेस्ट पे था, फाइनली भी रेस्ट पे था, दैट मीन्स दिस थिंग इज इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन से अपने को x की वैल्यू निकालनी है ना। इस पूरे इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है, और निकालते हैं। mgx प्लस हाफ के ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस इसके होल स्क्वायर का पूरा माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x नॉट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं, एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, और हमारा जो वैल्यू आएगा, फिर इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं, देखो ध्यान से ना, mgx इज इक्वल टू k/2, और इधर वाला माइनस कॉमन लेके अगर बाहर आ जाता तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस 2x नॉट एक्स। हमें वैल्यू x की चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, एक x उधर से फिर बाहर आएगा, ठीक है, तो इधर वाले x से वो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं उधर से इस x को कॉमन ले रहा हूँ, k/2, और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस 2x नॉट। अब हम इस x की वैल्यू इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mg/k इज इक्वल टू x प्लस 2x नॉट। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई, 2mg/k माइनस 2x नॉट, आंसर। क्लियर? तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क एनर्जी थ्योरम तो सही लिखना ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ इस कैलकुलेशन को भी सही से करना ज़रूरी है, तभी तुम सही आंसर तक पहुँचोगे, है ना। तो ये हमने कैलकुलेशन में भी तुमसे कहीं मिस्टेक हो सकता है, बहुत सही से ध्यान से क्वेश्चन करना है। तो 2mg/k माइनस 2x नॉट, तो 2mg/k माइनस 2x नॉट, तो ऑप्शन ए इज माई आंसर। क्लियर? उतना नीचे ये ब्लॉक आया होगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ पार्टिकल विद टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्राई करो, फिर इसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा एडवांस लेवल का। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल, इतना
ठीक है, उसने क्या बोला कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतना है, कितना जूल्स में दिया उसने। इवन तो उसने लिखा पोटेंशियल है, बट देखो ये यूनिट इसका जूल्स है, दैट मीन्स ये पोटेंशियल एनर्जी की ही बात कर रहा है ना। तो u एज अ फंक्शन ऑफ x इज x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब वो क्या कह रहा है कि x इज इन मीटर, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू माइनस 0.5 पे है, ये उसने डेटा दिया, ठीक है। और उसकी मैकेनिकल एनर्जी बहुत छोटी है, वो भी ये भी कह रहा है। देन एट अ लेटर टाइम इट कैन बी फाउंड, मतलब ये पार्टिकल किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में मिल सकता है हमें, ये पार्टिकल कहाँ होगा। तो उसके लिए मुझे इस पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना पड़ेगा कि ये कैसा मोशन कर रहा होगा। क्लियर। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, बेस्ट, तुम इसके फोर्स का इक्वेशन निकालो, है ना। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x³ बाई 4 मतलब x³ और 2x² बाई 2 मतलब x। तो ये तुम्हारा फोर्स आ गया। अब मुझे बताओ फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा। इक्विलिब्रियम पे फोर्स की वैल्यू 0 होगी, मतलब x³ माइनस x की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू मिलेगी अपने को मिलेगी 0, और x स्क्वायर माइनस 1 को करोगे तो x इक्वल टू प्लस 1 और x इक्वल टू माइनस 1। मतलब ये पार्टिकल 3 बार इक्विलिब्रियम में आएगा, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू प्लस 1 पे और x इक्वल टू माइनस 1 पे, है ना। तो अगर मैं इस पार्टिकल का मोशन स्टडी करना चाहूँ, है ना, तो तुम ध्यान से देखो, मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, है ना, ताकि मुझे ये पता चल सके कि बॉडी एक्चुअली जहाँ पर है वहाँ से वो किस तरफ जा सकता है। क्योंकि उसने मुझसे पूछा यही है ना कि कुछ देर बाद पार्टिकल कैन बी फाउंड कहाँ, और उसके उसने ऑप्शंस दिए हैं, बिटवीन एनीवेयर ऑन द एक्स एक्सिस, कहीं भी हो सकता है एक्स एक्सिस पे, या फिर वो -1 से +1 के बीच में ही कहीं पे होगा, या फिर वो -√2 से 0 के बीच में कहीं पे होगा, या फिर वो 0 से +√2 के बीच में होगा। तो अगर मैं इस पार्टिकल का वो किस टाइप के पाथ पे ट्रैवल कर रहा है निकाल लूँ, और तुम्हें पता है कि जो u वर्सेस x ग्राफ होता है उससे मुझे ना स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स दिख सकते हैं, और मुझे वो पाथ का भी शेप उसी टाइप का होता है। तो मैं बता पाऊंगा कि पार्टिकल वहां से कहाँ जाने वाला है। अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है तो उसी के चारों तरफ घूमेगा, अनस्टेबल में है तो उससे दूर चला जाएगा। तो मैं अब u वर्सेस x ग्राफ बनाऊंगा। तुम ध्यान से देखो, मैं u वर्सेस x ग्राफ कैसे बनाऊंगा। मेरा d2u बाई dx2 अब निकालना पड़ेगा मुझे ना। तो d2u बाई dx2 की वैल्यू क्या होगी देखो, है ना, तुम्हारा सॉरी ये माइनस डी यू बाई डी एक्स था, तो दिस विल बी सॉरी माइनस ऐसा होगा ना। तो f इक्वल टू 0 तुम करोगे तो माइनस ऑफ दिस, तो वही इक्वेशन आएगा वैल्यू तुम्हारा ना। मैंने यहाँ पे माइनस को इग्नोर किया, बट वो मुझे करना चाहिए था। अब अगर d2u बाई dx2 मैं करूँगा तो क्या होगा बताओ, d2u बाई dx2 क्या होगा, d2u बाई dx2 इसका डिफरेंशिएशन फिर से x³ माइनस एक्स का, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 1। तो एट x इक्वल टू 0 बोलो d2u बाई dx2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। x की वैल्यू 0 डालो, -1 नेगेटिव आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 मैक्सिमा का पॉइंट है। सिमिलरली x इक्वल टू +1 पे क्या होगा, 3 - 1 2, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये मिनिमा का पॉइंट होगा। तो सिमिलरली x इक्वल टू -2 क्या होगा बताओ, x इक्वल टू -2 नहीं, x इक्वल टू -1 है ना। x इक्वल टू -1 डाल दो, -1 का होल स्क्वायर +1 ही होगा, तो 3 - 1 +2, तो फिर से पॉजिटिव, मतलब ये भी एक मिनिमा का पॉइंट है। क्लियर सभी को। तो मेरे पास x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है, 1 पे मिनिमा है और -1 पे भी मिनिमा है। अब इन सारे पॉइंट्स पे मुझे अगर ये ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं एक काम करता हूं, मैं u की वैल्यू निकाल लेता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि ग्राफ किधर बनने वाला है। क्लियर। तो x इज इक्वल टू 1 पे है ना, तुम देखो x इक्वल टू 0 पे u की वैल्यू कितनी है। अब ध्यान से देखो, मैं इधर लिख रहा हूं सब कुछ, u इज इक्वल टू x का पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो एट x इक्वल टू 0 क्या कहानी है बताओ मुझे। x इक्वल टू 0 पे u की वैल्यू 0 है, और वहां पे क्या बना हुआ है, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है। दैट मीन्स u की वैल्यू भी 0 है और वहां मैक्सिमा भी है। ऐसा तभी हो सकता है अगर मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप से आ रहा हो, क्योंकि ये मैक्सिमा का पॉइंट है u पे, है ना। और वो x की वैल्यू वहां कितनी आ रही है, x के 0 पे u की वैल्यू 0, मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास भी करना है और वहां मैक्सिमा भी बनना है। तो यही एक तरीका है जिससे ऐसा हो सकता है ना, ऐसा होगा ग्राफ यहाँ। सिमिलरली x इक्वल टू 1 पे u की वैल्यू कितनी है बोलो, 1/4 माइनस हाफ, तो ये -1/4 है, मतलब नेगेटिव। क्लियर। तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू नेगेटिव है,
और x इक्वल टू -1 पे भी नेगेटिव आएगी, तुम वैल्यू देखो। क्यों? ये मैं अपने आप और ऑटोमेटिक बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 1 पे मिनिमा बनने वाला है और -1 पे भी मिनिमा बनने वाला है। तो मैं 1 पे भी एक मिनिमा ड्रॉ करूंगा ऐसा, और -1 पे भी एक मिनिमा ड्रॉ करूंगा ना। ये 1 का मिनिमा है, ये -1 का मिनिमा है, और अब मैं इस ग्राफ को ज्वाइन कर दूंगा। क्लियर? तो ये हमारा वो ग्राफ है जो बनने वाला है u वर्सेस x फॉर अ पावर 4। ठीक है, पावर 4 वाले इक्वेशन का ये ग्राफ हमारा बनने वाला है। ठीक है, अब मुझे बताओ उसने क्या बोला कि हमारा पार्टिकल कहां पर है। उसने बोला कि x एट t इक्वल टू 0, तुम्हारा जो पार्टिकल है वो x इज इक्वल टू पाया गया है, x इज इक्वल टू -0.5 पे। मतलब पार्टिकल कहीं इस टाइप के पाथ पे घूम रहा है, और यहाँ पे होगा ना x इक्वल टू -0.5। बोलो, इधर कहीं पर होगा -0.5, है ना। ये -1 है, ये +1 है ना। तो ये इस पे मिनिमा मिनिमा और 0 पे मैक्सिमा। तो पार्टिकल -0.5 पे कहीं घूम रहा है। क्लियर? तो लेट अस से पार्टिकल मेरा यहाँ कहीं पर है। समझ आई बात? ये मेरा पार्टिकल है। अब मुझे बताओ, अगर पार्टिकल यहाँ पर है ना, तो इसके बाद ये पार्टिकल, अगर इसका बहुत छोटी सी एनर्जी है, तो ये किसकी तरफ जा रहा होगा? ये इस स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा होगा ना। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में इस तरीके से ऐसे ऐसे करके घूमता रहेगा। स्मॉल मैकेनिकल एनर्जी होने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, कि जब ये पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, है ना, जब ये पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो उस वक्त ये इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत थोड़ी है। तो ये इसी के अबाउट यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ये इंपॉर्टेंस है इस लाइन का, कि इसका मैकेनिकल एनर्जी स्मॉल है ना। तो ये बस इसी पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमेगा। तो मैं श्योर हूँ 100% अब कि मेरा जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा, और वो इधर ही घूमता रहेगा, है ना। उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि जब वो इस स्टेबल इक्विलिब्रियम को क्रॉस करे तो इसको ऊपर चल जाए, नहीं कर पाएगा वो। और जब वो रिटर्न आएगा पार्टिकल, तो इधर जाते वक्त भी वो इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा। मतलब वो इस 0 से लेके यहाँ के बीच में घूमेगा। तो पार्टिकल 0 से लेके यहाँ के बीच में घूमेगा। अब ये क्या कोऑर्डिनेट होगा बताओ? ये वो पॉइंट होगा जहाँ u की वैल्यू 0 है। तो अगर तुम u की वैल्यू 0 पुट करोगे ना इस इक्वेशन में, u इज इक्वल टू 0, तो तुम्हें x की वैल्यूज मिलेगी। तो तुम्हें इससे x का वैल्यू मिल जाएगा कितना है। बट उससे भी अच्छा तरीका क्या है, तुम देखो, अब ऑप्शन में x का जो नेगेटिव वैल्यू है, ऐसे दो ही ऑप्शन है ना। एक ऑप्शन क्या है, -1 वाला, और एक -√2 वाला। और ये वाले ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि x इक्वल टू +1 तक भी जा सकता है, बट इसका एनर्जी इतना कम है पार्टिकल का कि उधर नहीं जाएगा वो ना, वो इधर ही घूमता रहेगा इस तरीके से। क्लियर? तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, विच इज दिस वन, बिटवीन -√2 एंड x इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये पॉइंट जरूर -√2 होगा, है ना। वो यहाँ से यहाँ के बीच में घूमेगा। वो तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो, कैलकुलेशन की ऐसे जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट हम कर लेते हैं। इसको 0 से इक्वेट करो, है ना, इस इक्वेशन को। x का पावर 4/4 - x²/2 इज इक्वल टू 0। तो अगर तुम इसमें से x² कॉमन ले लोगे, है ना, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा x²/4 - ½ इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू 0 होगी, तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है। और कहाँ पे होगा? तो होगा वो जब x² - 4 जब ½ के इक्वल होगा, है ना। तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा कि x² की वैल्यू जब 2 के इक्वल होगी, मतलब x इक्वल टू ±√2। तो दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, ये यहाँ पे +√2 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे -√2 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। क्लियर सभी को? तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरा जो पार्टिकल है, क्योंकि उसकी मैकेनिकल एनर्जी स्मॉल है, तो इधर ही कहीं पे घूम रहा होगा। समझ आया सभी को ये चीज़? तो तुम्हें एक्चुअल में इस ग्राफ में इसे कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना। तो अगर इसे ग्राफ में तुम्हें कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें मैक्सिमा कहाँ है, मिनिमा कहाँ है, ये सब पकड़ना है। क्लियर? और उसके हेल्प से देखो मैंने कैसे इस ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। और क्योंकि इसकी एनर्जी स्मॉल थी और पार्टिकल अभी यहाँ है, तो बस ये इधर 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 ही कहीं पे घूम रहा होगा। तो ये 0 से -√2 के बीच में ही मिलेगा जब भी तुम उसको खोजोगे, है ना। वो इधर भी कूद के नहीं जा सकता और इधर भी नहीं जा सकता। क्यों? कि उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी स्मॉल है। क्लियर? तो वो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ही ले सकता है अबाउट इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन फिर से एक रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन था, है ना। अब इधर आते हैं हम लोग, आओ, पावर रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। पावर ऑफ द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m 1 kg, है ना। उसने मास की वैल्यू 1 kg दे दी है, और डिपेंड्स अपॉन इट्स वेलोसिटी। पावर को वेलोसिटी पे डिपेंड कराया है। v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड p इज इन वॉट, सब कुछ ऐसा यूनिट में। अगर इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन ln 2 सेकेंड,
ln2 सेकेंड्स है ना, ln2 है वो log टू द बेस e के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, है ना। तो इसके लिए तुम्हें पावर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए। क्लियर? तो ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन क्यों आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। वो मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट एट ln2 सेकेंड, मतलब मुझे कुछ भी करके x वर्सेस t इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और मुझे दिया उसने पावर एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो इसको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, है ना। ये हो जाएगा एफ वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो एक तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब एम एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू ए इज इक्वल टू वी। अब ये जो ए है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है या तो तुम वी डी वी बाई डी एक्स लिख लो या डी वी बाई डी टी लिख लो। मैं इसको डी वी बाई डी टी लेके चलता हूँ, क्योंकि एक बार में कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसको वी डी वी बाई डी एक्स लिखूंगा ना तो क्या होगा देखो, अगर मैं इसको वी डी वी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ तो तुम देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वैल्यू मिलेगी v एज अ फंक्शन ऑफ x, और फिर मैं v को dx बाई dt करूंगा तब मुझे x वर्सेस t मिलेगा। क्लियर? तो मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको m इंटू डी वी बाई डी टी लिख करके आगे बढ़ सकता हूं, है ना, m इंटू डी वी बाई डी टी लिख करके। फिर मैं क्या करूंगा, जब m इंटू डी वी बाई डी टी करूंगा तो फिर मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, फिर मुझे x को dx, फिर मुझे v को dx बाई dt लिखना पड़ेगा, तो फिर मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल पाएगा ना, क्योंकि यहां से v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, सॉरी, है ना, और यहां से v एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा। तुम दोनों में से जिस भी रास्ते से जाओ आंसर सेम आने वाला है। सिर्फ यहां पे तुम्हें क्या ध्यान रखना है जब तुम नीचे आओगे कि v एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा, तो v एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा तो v को dx बाई dt लिख के फिर आगे इंटीग्रेशन करोगे, और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ v एज अ फंक्शन ऑफ t आएगा तो फिर v को dx बाई dt लिख के आगे इंटीग्रेट करोगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस प्रोसेस से करता हूँ। क्लियर? मैं ये वाले प्रोसेस से जाता हूँ, तुम इस वाले प्रोसेस से जाओ, तो तुम देखो कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लेटर से मैं इस प्रोसेस से चलता हूँ, m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी आ गया। तो मैं अगर आगे बढ़ूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एम डी टी, है ना। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, जब t की वैल्यू 0 है तब v की वैल्यू उसने दे रखी है ना, इनिशियल वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, और मान लेते हैं जब t की वैल्यू t हो गई तो v की वैल्यू v हो गई। अब 1 बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln v, है ना, और इसका इंटीग्रेशन 1 से v इज इक्वल टू t बाई m, और m की वैल्यू भी आई थिंक क्वेश्चन में गिवन है 1 kg, तो m इज़ 1 kg, है ना, तो m इज़ 1 kg। ठीक है, तो t बाई 1। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊँ अब तो क्या हो जाएगा, ये ln v माइनस ln 1, तो ये ln v इज इक्वल टू टी, मतलब v की वैल्यू, सॉरी v की वैल्यू कितनी हो गई, इसका मतलब e टू द पावर t, ये तुम्हारा v आ गया। अब तुम्हें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, क्यों? क्योंकि उसने तुमसे क्या पूछा है कि तुम्हें वेलोसिटी बतानी है, सॉरी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताना है जब टाइम ln2 हो जाए, है ना। तो अब मैं इसको v को लिखूंगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर t, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर t dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब t 0 है तो x की वैल्यू 0 है, और जब t की वैल्यू ln2 हो गई तो x की वैल्यू कितनी है ना, इनिशियल माइनस फाइनल, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t होगा, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से ln2। तो मुझे बताओ x इज इक्वल टू क्या आएगा, e टू द पावर ln2 माइनस e टू द पावर 0। अब e टू द पावर ln2 क्या होगा, ये 2 होगा ना, क्योंकि ये e है और यहाँ log का बेस भी e है, तो ये डायरेक्टली नंबर के इक्वल आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारा आंसर आ गया, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड नहीं, 1 मीटर, है ना, 1 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर सभी को? एंड दिस इज योर आंसर। तुम इस रास्ते से भी करके इसको देख सकते हो कि हम v डी वी बाई डी एक्स से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, और देखना सेम आंसर तक पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो, है ना, 1 मीटर तक। क्लियर? तो ये अपना पूरा सॉल्यूशन हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना, ये क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मेनली ये तुम्हें इंटीग्रेशन सही से करना आना चाहिए ताकि तुम इसको एक बार में सीधा अपने +4 मार्क्स शेयर कर लो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर अ फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस का ये एक ईजी वाला क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आ चुका है, बट इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर सेटर के फेवरेट क्वेश्चन में से आते हैं, जिसमें तुम्हें इंटीग्रेट करके ग्राफ से एरिया वर्क निकालना हो। और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसे? क्योंकि x की जगह x है, y की जगह y है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो मैं इस रास्ते से जाऊँ कि किस रास्ते से जाऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि जो स्मॉल वर्क है वो कितना हो जाएगा, बताओ,
वो तो होता है F डॉट डी एस, है ना। तो F डॉट डी एस, F की वैल्यू यहाँ कितनी है, माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और डी एस कितना होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, है ना। ये छोटा सा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, तो ये वैल्यू कितनी आएगा, छोटा सा वर्क ये आएगा माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये छोटा सा वर्क आएगा ना डी डब्ल्यू। बट मुझे टोटल वर्क चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। एक्स और वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है ना। कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू 1 से 0 वेरी कर रही है, एक्स की वैल्यू 1 से 0 वेरी कर रही है, और वाई की वैल्यू 0 से 1 वेरी कर रही है ना। 0 से 1 है ना, इनिशियल से फाइनल। क्या ये इंटीग्रेशन हम सब कंप्लीट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। इंटीग्रेशन कंप्लीट करो, आंसर ले आओ। क्लियर सभी को, ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं और ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, ठीक है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, उसका स्पीड दिया हुआ है v इज इक्वल टू a रूट s, यहाँ a इज अ कांस्टेंट है, where s और s क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इन फर्स्ट t सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट ऑफ मोशन, जब से बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया तब से t सेकेंड तक में टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना है। क्लियर, इसका मतलब तुम्हें उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, या टोटल वर्क बाय फोर्सेस मतलब फोर्स इनटू जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, सिंपल। अब सबसे पहला काम अपना क्या है पता है यहाँ करना, उसने मुझसे वर्क पूछा, तो तुम्हें दिख रहा है v एज अ फंक्शन ऑफ s है। मुझे सबसे पहले माइंड में ये आ रहा है कि यार अगर ये फोर्स वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो आओ देखते हैं फोर्स वेरिएबल है कि नहीं, पता करने का एक ही तरीका है। उसने तुम्हें v दिया a रूट s, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, मैं ना एक्सेलरेशन को यहाँ पे ए सी सी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो a है ये दूसरा कांस्टेंट है, तो मैं एक्सेलरेशन को a नहीं लिख रहा है ना। वो क्या होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो आओ इसे करते हैं ना, v इंटू डी, मैं डी इंटू डी बाई डी एक्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है ना। इनफैक्ट मुझे क्या लिखना चाहिए, v इक्वल टू डी वी बाई डी एस, है ना। उसने s बोला x को, तो मैं भी s बोल दे रहा हूँ। क्लियर, इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरा फोर्स वेरिएबल है कि नहीं। आ जाओ, अब v की वैल्यू है a रूट s इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू s, तो ये a हो जाएगा, और रूट s का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट s, है ना। तो ये रूट s और रूट s, तो a स्क्वायर बाई 2। मुझे बताओ क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया, यस। इसका मतलब ये कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स का तो कोई टेंशन ही नहीं है फिर, है ना। फोर्स की वैल्यू अपने को मिल गई फटाक से। फोर्स होता है m इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की वैल्यू कितनी मिल गई, m इंटू ए स्क्वायर बाई 2। अब मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए और मैं डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूँ। एक बात तुम अपने माइंड में याद रख सकते हो, जब भी v डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के हाफ पावर हो ना, तो हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही आता है। क्यों, क्योंकि तुम वो इक्वेशन याद करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, उसमें भी है ना, ये जो तुम्हारा इक्वेशन है इसमें भी जो v है ना वो रूट s के ही प्रोपोर्शनल। अगर तुम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करोगे तो v इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा ना। और देखो यहाँ पर भी s रूट में आ गया ना, तो जब भी v रूट अंडर s के प्रोपोर्शन हो, हर बार कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ही क्वेश्चन होगा वो। क्लियर, तो अब मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बताओ। डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू ए कितना है, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, ये डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हो जाएगा सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये कितना हो गया, m इंटू ए का पावर 4 टी स्क्वायर बाई 8, ये तुम्हारा वर्क आ गया। क्लियर सभी को, तो दिस इज आवर वर्क, ठीक है, ma4 टी स्क्वायर बाई 8, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये वर्क के कैलकुलेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये वर्क कांस्टेंट आया ना, सॉरी फोर्स कांस्टेंट था, तो इसीलिए वर्क हमने डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल लिया। नेक्स्ट, अब ब्लॉक ट्राई करो फिर से, एक स्प्रिंग ब्लॉक और एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है ना, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो। अ ब्लॉक ऑफ मास m लाइंग ऑन अ स्मूथ, चलो वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, तुमने इसको F से खींचा है ना, अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड, इधर फिक्स है, द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियली तुम्हारा ब्लॉक रेस्ट पर है, तो v इनिशियल इसका 0 है, ठीक है, एंड इट्स द ब्लॉक इज एंड इट्स इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, इफ नाउ
द ब्लॉक इज पुल्ड विद अ कांस्टेंट फोर्स F। अगर मैं इसको कांस्टेंट फोर्स F से पुल करता हूं, अच्छा बाद में तुमने फोर्स लगाना चालू किया, क्योंकि तुम ध्यान से देखो, अगर ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है ना और तुमने इसको F फोर्स से खींचा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं रह जाएगा, है ना। अगर ये F फोर्स नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि इधर से भी कोई फोर्स नहीं, उधर से भी कोई फोर्स नहीं। तो वो इनिशियल कंडीशन जो बोला उसमें तुमने अभी F फोर्स लगाना चालू नहीं किया। अब तुमने F फोर्स लगाना चालू किया तो अब ये इक्विलिब्रियम नहीं रह जाएगा, अब इसका इक्विलिब्रियम ना कुछ आगे जाकर के आएगा, है ना। अब इसका इक्विलिब्रियम कुछ आगे जाकर के आएगा, है ना। मास m है इसका, ठीक है। कितना आगे जाके आएगा, जब ये F की वैल्यू इस kx के बराबर हो जाएगी ना, इसका मतलब ये कितना आगे बढ़ा होगा, ये x आगे बढ़ा होगा, है ना। और इसमें भी कितने का एलोंगेशन हुआ होगा, x। तो इसका जो x इनिशियल है वो 0 होगा और जो इसका x फाइनल है वो x होगा, जितना ये ब्लॉक आगे गया। समझ आया सभी को। जब तक तुमने F फोर्स नहीं लगाया था, वो जब रखा था तो इक्विलिब्रियम में था, बट जैसे ही तुमने F लगाना चालू किया ना तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे इस पे F लगा दिया तो क्या हुआ, इधर तो कोई फोर्स नहीं क्योंकि नेचुरल लेंथ में है, बट इधर तो F है ना, तो अब इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है, बट वो कुछ आगे जाके हो जाएगा 0। क्यों? जब इस F की वैल्यू इसमें जो इलोंगेशन x आया है उसके kx के बराबर हो जाएगी, तो ये फिर से दोबारा इक्विलिब्रियम में आएगा कुछ देर में। और मैं इस इक्विलिब्रियम के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो तुमसे क्या पूछ रहा है कि वो तुमसे फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक पूछ रहा है। और मुझे मालूम है कि ऐसे कंडीशन में ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही होता है। इस बात को माइंड में डाउट कभी मत रखना कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे स्पीड उसकी हमेशा 0 होगी, नहीं। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और अगर वो मूव कर रहा है ना पहले से, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे उसकी स्पीड हमेशा मैक्सिमम होगी, है ना, जैसा कि बेसिक ऑसिलेशन में होता है। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी ना, तो एट इक्विलिब्रियम इसका स्पीड मान लेते हैं v मैक्स हो चुका है। क्लियर? और मुझसे वो यही स्पीड पूछ रहा है। क्लियर सभी को? तो आओ हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला चीज, जब इक्विलिब्रियम आ गया है ना तो f की वैल्यू उस वक्त kx हो चुकी है। इसका मतलब जो स्प्रिंग में इलोंगेशन है दैट इज f/k। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मैंने ये चारों ऑप्शन देखे, इन चारों ऑप्शन में ना कहीं भी x नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने उस x की वैल्यू निकाल ली। अब इस इनिशियल से इस फाइनल कंडीशन तक वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ध्यान से देखो, है ना। इनिशियल से फाइनल में कौन कौन वर्क कर रहा है, मास का हाइट तो चेंज ही नहीं हुआ, क्या स्प्रिंग का एलोंगेशन चेंज हुआ, यस, और एक एक्स्ट्रा फोर्स क्वेश्चन में और दिया है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F, है ना, जो एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा F है उसका वर्क इज इक्वल टू kf माइनस ki। अब बोलो स्प्रिंग का वर्क क्या होगा, हाफ इंटू k इंटू एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। एक्स इनिशियल इज 0 माइनस एक्स फाइनल इज x प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल, तो क्या होगा f इंटू एक्स प्लस f इंटू एक्स इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर, के आई क्या है 0, दिस इज हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। क्लियर? और वो मुझसे यही स्पीड पूछ रहा है ना, तो x की वैल्यू हमें वैल्यू डाल देंगे। चलो पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी गिवन है, f/k, तो ये हो जाएगा हाफ k इंटू, है ना, माइनस एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बाई के, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, एक के और एक के कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, माइनस एफ स्क्वायर बाई 2k प्लस एफ स्क्वायर बाई के, तो ये चीज़ हो जाएगा प्लस एफ स्क्वायर बाई 2k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना। ये माइनस हाफ आया और ये प्लस 1, तो 1 माइनस हाफ प्लस हाफ, है ना, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, मुझे v की वैल्यू मिल गई। कितनी मिली मुझे v की वैल्यू, मुझे v की वैल्यू मिली एफ स्क्वायर बाई एम के, है ना, का अंडर रूट, या फिर f बाई रूट एम के। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस किस फॉर्म में है, f बाई रूट एम के, यस, f बाई रूट एम के, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन किया हमने, और क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया, अगर पार्टिकल पहले से मूव कर रहा है तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में उसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसी पे उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, है ना, जैसा कि हमारे ऑसिलेशन में होता है। तो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास गिवन है, ट्राई करो, एक और अच्छा क्वेश्चन है ये वर्क एनर्जी थ्योरम रिलेटेड।
उसका इनिशियल स्पीड दिया है, तो 10 सेकेंड में उसकी टोटल एनर्जी दी है ना, उसकी एनर्जी कितनी है वो दी है। तो तुम्हें पता करना है कि वैल्यू ऑफ के कितना होगा। इनिशियल स्पीड गिवन है, ट्राई करो क्वेश्चन, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलो आ जाओ। मास गिवन है, मीडियम एक्सपीरियंसेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है ना, कहीं पर भी है वो ऐसा रेजिस्टिव फोर्स है जो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, स्पीड के। क्लियर? तो ध्यान से देखो, F इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर है ना, तो मेरा F जो है वो माइनस के वी स्क्वायर है, ऐसा गिवन है यहाँ क्वेश्चन में। 10 सेकेंड बाद टोटल एनर्जी बताइए उसकी, तो 10 सेकेंड बाद है ना, एट t इक्वल टू 10, क्या डेटा गिवन है क्वेश्चन में कि जो हाफ एम वी स्क्वायर है उसकी वैल्यू 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर हो चुकी है। तो मान लेते हैं 10 सेकेंड बाद v की वैल्यू vf है और v इनिशियल v नॉट था, तो ये vf स्क्वायर हो जाएगा ना, इसकी टोटल एनर्जी 10 सेकेंड के बाद। हाफ एम vf स्क्वायर की वैल्यू ही तो 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर गिवन है। क्लियर? तो इससे ना मुझे वैल्यू मिल जाएगी किसकी, vf की। तो तुम ध्यान से देखो, vf क्या मिलेगा, vf स्क्वायर मिलता मुझे 1/4 v नॉट स्क्वायर, मतलब v नॉट बाई 2, और v नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10, मतलब ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनल स्पीड बॉडी का 5 मीटर पर सेकेंड हो चुका है, ये मुझे पता है इस लाइन से, क्योंकि फाइनल एनर्जी मुझे गिवन थी क्वेश्चन में। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे k की वैल्यू बताने बोली है उसने। मुझे इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 है ना, क्या क्या डेटा मुझे पता है बताओ। एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल की जो स्पीड है वो स्पीड है हमारी पार्टिकल मीडियम एक्सपीरियंसेस मास, इट्स इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है ना, और t इक्वल टू 10 पे पार्टिकल की स्पीड हो गई है 5, इतना मुझे पता है। तो देखो, मुझे t और v के इंटीग्रेशन के लिमिट मालूम है, तो मुझे किसी तरह इस इक्वेशन को v और t के फॉर्म में लाना है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको सिंपली f को लिखूंगा m dv बाई dt इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर, बस। और m की वैल्यू हम लास्ट में डाल लेंगे, पहले हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो dv बाई, तो माइनस वी स्क्वायर मैं इधर ले आया, तो ये क्या हो जाएगा k बाई एम dt। अब इंटीग्रेशन है ना, जब t 0 है तो स्पीड की वैल्यू कितनी है, तो उस वक्त स्पीड की वैल्यू 10 है, और जब t की वैल्यू 10 हो गई है तो स्पीड की वैल्यू 5 हो गई है। अब बताओ, माइनस 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1/v, लिमिट डालेंगे हम इसमें 10 से लेके 5 तक, इज इक्वल टू के टी बाई एम, और ये t कितना है 10 है ना, तो 10k बाई एम लिखते हैं इसको, है ना, 10k बाई एम। बस यहाँ पे लिमिट डालो, 1/5 माइनस 1/10, और 10k है ना, m की वैल्यू कितनी की मैंने क्वेश्चन में, 10 का पावर -2, तो 10/10 का पावर -2 कितना हो जाएगा, 10 का पावर 3k। ठीक है, तो इधर से तुम्हें k की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 10, 2 - 1 1/10 इज इक्वल टू 10 का पावर 3k। तो k हो गया 1/10 का पावर 4 या फिर 10 का पावर -4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। क्लियर? ये क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें ये बात पकड़ना था कि जो डेटा हमें गिवन है ना, उससे मुझे इंटीग्रेशन को किस फॉर्म में लाना है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे स्पीड गिवन है और 10 सेकंड बाद टोटल एनर्जी गिवन है, तो उस टोटल एनर्जी में 10 सेकंड बाद स्पीड भी तो निकाल सकता हूँ। तो मेरे t और v के मुझे 2 लिमिट मिल गए, तो मुझे इसको किसी ऐसे फॉर्म में लाना है ताकि मुझे v वर्सेस t इक्वेशन मिले। तो v और t का इंटीग्रेशन करके मैंने इसे सॉल्व कर दिया। क्लियर सभी को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यस, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस जो पहले जेई के एग्जाम में आया हुआ है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ तुम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो और फिर मैं इसे सॉल्व करूँगा, है ना। चलो, वो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव्स अलोंग यूनिफॉर्मली रफ ट्रैक PQR शोन इन द फिगर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस PQR वाला जो ट्रैक है हमारा, इसको मैं एक बार और ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट थोड़ा एनलार्ज करके। तो ये तुम्हारा एक साइड उस ट्राइंगल का, ये हमारा बेस है उस ट्रैक का, जो कि ऑब्वियसली आगे तक जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ फिर ये पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन है ये भी फिक्स है, दिस इज 30 डिग्री, और उसने बोला कि ये जो हाइट है दिस इज 2 मीटर्स। क्लियर? और इसने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये P है, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है कि जब ये पार्टिकल इस ट्रैक पे चल रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द रफ ट्रैक इक्वल्स म्यू। ये पूरा ट्रैक रफ है ना, तो दिस इज ऑल्सो म्यू, और यहाँ पर भी म्यू।
और पार्टिकल P से Q से R जाता है ना। इसको तुमने रेस्ट से रिलीज किया और जब ये R पे आ गया तो फिर से ये रुक गया। क्लियर? अब इसने ये बोला कि एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल ओवर पार्ट्स PQ एंड QR ऑफ द ट्रैक आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन PQ इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन QR, क्योंकि फ्रिक्शन ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो एनर्जी का लॉस करेगा। तो जितना फोर्स वर्क बाय फ्रिक्शन P से Q हुआ है उतना ही Q से R हुआ है। ये एक इक्वेशन मेरा है ना। तो इससे मैं क्या डेटा निकाल सकता हूँ, तुम ध्यान से देखो। यहाँ से यहाँ तक है ना, उस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके आगे हम जो रिजल्ट मिल रहा है वो ले लेते हैं। P से Q तक मुझे बताओ, अगर ये 2 है ये 30 है ना, तो मेरा जो साइन 30 होगा वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ना। तो हाफ इज इक्वल टू 2 बाई PQ। क्लियर? तो इससे मुझे PQ की वैल्यू क्या मिली? 4। मतलब ये लेंथ 4 मीटर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर्स है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन PQ कितना होगा बताओ? क्या वो माइनस म्यू mg cos 30 है ना। तो cos 30 को मैं पहले ही √3/2 लिख ले रहा हूँ, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 है ना, इंटू 4। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया PQ पे ना, म्यू mg cos थीटा जो फ्रिक्शन की वैल्यू इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन QR। तो QR पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? म्यू mg। तो माइनस म्यू mg इंटू QR है ना, और QR डिस्टेंस इज x है ना, और इस x को x एक्चुअल मेरा अननोन है ना, इज इक्वल टू x। क्लियर सभी को ये चीज? तो तुम देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से ना अपने को अपना x मिल जाएगा है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना x निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं। म्यू ने म्यू को कैंसिल कर दिया, mg ने mg को कैंसिल कर दिया, तो वैल्यू मुझे क्या मिली? दोनों साइड नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 2√3। मतलब x इज इक्वल टू 2√3 मतलब 2 इंटू 1.732। मतलब या तो A ऑप्शन करेक्ट है या तो D ऑप्शन करेक्ट है ना। मतलब x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.35 नहीं 3.5 है। क्लियर? 3.5 ये मुझे x मिल गया ना। तो ये डिस्टेंस 3.5 है, ये मुझे पता चल गया। क्लियर? और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस 4 मीटर्स है यहाँ से यहाँ। चलो अब मैं इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक वर्क एनर्जी थ्योरम लिखता हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे म्यू फाइंड करना बचा हुआ है। क्लियर? तो ध्यान से देखो, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहा हूँ फ्रॉम दिस इनिशियल टू दिस फाइनल। बोलो, दो ही फोर्सेस हैं जो यहाँ वर्क करेंगे। वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू kf माइनस ki। बोलो mg का वर्क कितना होगा? क्या हमें मास पता है बॉडी का? मास हम m अज्यूम करके चलेंगे। तो बताओ mg इंटू h कितना नीचे आया? 2 मीटर्स। तो mg इंटू 2 ये वर्क डन बाई mg हो गया, प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन। बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रिक्शन का टोटल वर्क अपने को लिखना है ना। तो ये वाला जो फ्रिक्शन का वर्क है वो कितना है? तो इस दोनों को मैं अपने उसके साइन के साथ लिखता हूँ। जो ये फ्रिक्शन का वर्क है दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू mg इंटू √3/2 इंटू 4, और इसमें क्या ऐड होगा? माइनस ये वाला फ्रिक्शन का वर्क म्यू mg इंटू x, और x की वैल्यू कितनी है? 3.5। क्लियर? 3.5 है ना। ये तुम्हारा वर्क हो गया। फ्रिक्शन का वर्क पूरा कौन सा हो गया? ये दोनों है ना, दिस टर्म एंड दिस टर्म, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि मुझे टोटल लेना होगा यहाँ पे ना, क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। तो इस पाथ का अलग निकाला मैंने, इस पाथ का अलग निकाला ना, पूरे पाथ का वर्क लेना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन आए तुम्हें है ना, जिसमें कि पार्टिकल एक पूरा पाथ कवर कर रहा हो, तो तुम्हें पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे पाथ का दोनों का अलग अलग वर्क निकाल करके दोनों को अलग अलग ऐड करना होगा। जैसे तुमने mg का डायरेक्ट वर्क निकाल लिया, वैसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द पाथ का वर्क मैं अलग अलग निकालूंगा और उसे ऐड करूंगा, है ना, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन पाथ। क्लियर? इज इक्वल टू kf माइनस ki। तो kf और ki दोनों ही जीरो है। इनिशियली भी रेस्ट से छोड़ा था तुमने, फाइनली भी रेस्ट पे। अब तुम देखो इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है ना, एंड दैट इज म्यू। क्योंकि ये mg ये पूरे से कैंसिल हो गया है, तो तुम इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करके 2 माइनस ये क्या आएगा? ये 2√3 म्यू माइनस यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू फिर से और 3.5 म्यू। तो ये भी 3.5 है एक्चुअल में ना, तो ये भी 3.5 म्यू, इसको भी मैं 3.5 म्यू लिख देता हूँ, है ना। 2√3 को वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी? 3.5 म्यू।
तो 3.5 म्यू माइनस 3.5 म्यू इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, ये टोटल तुम्हारा आ गया -2 इज इक्वल टू 7 म्यू। दैट मीन्स म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/7। और जब तुम 2/7 करोगे तो तुम्हें वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.3 के आसपास मिलेगी, है ना। इसका मतलब 0.29। तो दिस इज माई आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर। तो 2 डेटा क्वेश्चन में गिवन था, 2 इंपॉर्टेंट डेटा, इनिशियली रेस्ट फाइनली रेस्ट, तो मैंने उसका वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दिया। सेकंड इंपॉर्टेंट डेटा गिवन था क्या, कि जो PQ के दौरान फ्रिक्शन का वर्क है और जो QR के दौरान फ्रिक्शन का वर्क है वो इक्वल है, उससे मैंने x निकाल लिया और ये मेरे पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अनदर रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ये ऐसे डायग्राम में इतना लंबा क्वेश्चन देख के बहुत से स्टूडेंट इसको छोड़ सकते हैं, बट सॉल्यूशन बड़ा नहीं है ना, तुम इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट लूजेस 1/nth ऑफ इट्स वेलोसिटी पासिंग थ्रू 1 प्लैंक, है ना। हमारे पास एक प्लैंक है, क्लियर, ये एक प्लैंक है, इससे जब बुलेट क्रॉस करता है तो वो अपना 1/nth वेलोसिटी लूज कर जाता है। मान लेते हैं इस प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट थिकनेस x है ना, तो ये 1/nth वेलोसिटी लूज करता है, मतलब इसकी वेलोसिटी v माइनस v/n हो जाती है ना, क्योंकि इसने 1/nth ऑफ इट्स वेलोसिटी लूजेस। अगर वो कहता ना कि पास करने पे उसकी वेलोसिटी 1/nth हो जाती है, मतलब अब बुलेट्स वेलोसिटी बिकम्स 1/nth, तो तुम ये v/n लिखते, बट वो क्या कर रहा है, इट लूजेस 1/nth, मतलब v से v/n कम हो गया। तो दिस इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर पासिंग द प्लैंक थ्रू 1 प्लैंक। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे कितने प्लैंक हम लगाएंगे, है ना, ऐसे कितने प्लैंक हम लगाएंगे, क्लियर, सच दैट वी आर एबल टू स्टॉप द बुलेट। तो तुम सोचो, एक x डिस्टेंस का प्लैंक है, अगर तुम ऐसे, है ना, लेटर से तुम ऐसे m प्लैंक्स लगा रहे हो, है ना, टोटल यहां से लेके यहां तक कितने प्लैंक्स लगा रहे हो, m प्लैंक्स, तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से लेके यहां तक वो कितना होगा उस केस में, वो हो जाएगा m × x, है ना। और तब जब बुलेट इधर से निकलेगा तो उसकी स्पीड 0 होगी। जब मैं ऐसे एक एक बाजू, क्योंकि उसने कुछ स्पीड लूज किया पहले प्लैंक में, दूसरे में और कुछ करेगा, तीसरे में और कुछ करेगा, तो ऐसे मैं कितने प्लैंक लगाऊं ताकि जब ये फाइनली लास्ट वो प्लैंक तक पहुंचे तो उसकी स्पीड 0 हो सके। क्योंकि हो सकता है मैं दूसरा लगाऊं तो भी वो उसको क्रॉस करके बाहर निकल सके, तीसरा लगाऊं तो भी। तो जब मैं एक के पीछे एक ऐसे प्लैंक लगाता जाऊंगा ना इसमें, जैसे मान लो मैं एक के पीछे एक लगा रहा हूँ, एक ये लगाया, इसके पीछे दूसरा लगा दिया, ठीक है, फिर इसके पीछे तीसरा लगा दिया, फिर इसके पीछे चौथा लगा दिया, क्लियर। ऐसे कितने प्लैंक्स में लगाऊं ताकि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो मैंने मान लिया कि m प्लैंक्स, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसमें कितना हो जाएगा, x, ठीक है। तो ऐसे m प्लैंक्स में लगा रहा हूं और यही m मेरा आंसर होने वाला है ना। उसने पूछा है तुमसे कि नंबर ऑफ सच प्लैंक्स कितने होंगे, तो ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा लेटस से ये मेरा पहला वर्क एनर्जी थ्योरम है जिसमें मैं इनिशियल ये और फाइनल ये ले रहा हूँ, क्लियर, और मैं इसका इक्वेशन लिख रहा हूँ। लेट अस से जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है एट दिस इंस्टेंट, है ना, दैट फोर्स इज F, है ना, वो फोर्स F है। वो कैसा फोर्स होगा बताओ, वो एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो ये प्लैंक उस बुलेट पे लगा रहा होगा, है ना, जो इसके अंदर बुलेट है ना, जब ये इसके अंदर ट्रैवल कर रहा है तो ये प्लैंक इसके ऊपर इस दिशा में ये फोर्स लगा रहा होगा, क्लियर सभी को। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स F विल बी इक्वल टू KF माइनस KI, जो भी इस फोर्स ने वर्क किया जब बुलेट प्लैंक के अंदर है तब, क्लियर। तो वर्क डन बाय दैट फोर्स F इज इक्वल टू KF माइनस KI, है ना। तो मैं इसको इनिशियल इसको फाइनल ले रहा हूँ, तो देखो वर्क डन बाय ये फोर्स कितना होगा, F × x, है ना, और ये जो F है मुझे पता है ये पीछे की डायरेक्शन में है और x आगे है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि जब ये अंदर घुस रहा है तो ये जो प्लैंक है इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है प्लैंक का, बट फोर्स पीछे है, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, -F × x, और KF क्या होगा बताओ, ½ × m × दिस स्क्वायर, तो इसको मैं v × 1 - 1/n मतलब n - 1/n कर लेता हूँ, तो इसका स्क्वायर है ना, मतलब v² × n - 1 का होल स्क्वायर बाई n², ये KF है, और KI कितना है, ½ m v², ये तुम्हारा KI है, क्लियर सभी को ये। अब सेकंड, जिसमें सेकंड केस में क्या है, मैं इसको ही इनिशियल बोलूंगा और इधर जब ये m प्लैंक के बाहर निकलेगा ना, जो mth प्लैंक होगा उससे जब बाहर निकलेगा उसको फाइनल बोलूंगा। तो मैं फिर से एक वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूंगा, यहाँ पे फिर वही फोर्स लगेगा जो अभी इस एक प्लैंक ने लगाया, वही सारे प्लैंक लगाएंगे, बस सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि अब डिस्प्लेसमेंट m टाइम्स ज़्यादा होगा।
बट अभी भी इक्वेशन क्या बनेगा अपना, वर्क डन बाय दैट फोर्स इक्वल टू के एफ माइनस के आई। तो अब प्लैंक फोर्स कितना वर्क करेगा, एफ पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट एम एक्स आगे की तरफ, मतलब एफ इंटू एम एक्स है ना, और माइनस साइन इक्वल टू के एफ हो गया 0 माइनस के आई कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर। इन दोनों इक्वेशन से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेस्ट तरीका क्या है मैं बताऊं, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, है ना, और दोनों को डिवाइड कर दो। 2 डिवाइडेड बाई 1 करता हूं मैं, देखो 2 डिवाइडेड बाई 1, तो मैं 2 डिवाइड बाई 1 करूंगा तो एफ एम एक्स बाई एफ एक्स क्या आएगा, m आएगा, इक्वल टू न्यूमरेटर है माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो मैं इसको प्लस हाफ एम वी स्क्वायर ले रहा हूँ और इधर से भी माइनस साइन हटा दे रहा हूँ ना, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई हाफ एम वी स्क्वायर माइनस दिस, कितना, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ऊपर नीचे से हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू आएगी 1 बाई 1 माइनस एन माइनस 1 होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये ऊपर चला जाएगा एन स्क्वायर और नीचे होगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 2n, है ना। तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये आएगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। तो इतने प्लैंक्स मुझे लगाने पड़ेंगे, एन स्क्वायर बाई 2n माइनस 1 प्लैंक्स। अगर उसे पीछे से बाहर नहीं निकलना है तो, है ना, मतलब उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, 0। तो मैंने 2 वर्क एनी थ्योरम का इक्वेशन लिखा, दोनों को डिवाइड कर लिया और मैंने अपना आंसर निकाल लिया। क्लियर सभी को ये चीज़। तो अब इतने प्लैंक्स है ना, एन स्क्वायर बाई 2n माइनस 1 प्लैंक्स, एंड दिस इज योर कंप्लीट कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनल, इट विल बी दिस वन। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तुम्हारा एक कंजर्वेटिव फोर्सेस रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वर्क एनर्जी थ्योरम का ही क्वेश्चन है, बट कंजर्वेटिव फोर्स का बहुत अच्छा यूज़ है इसमें ना। ये क्या कह रहा है देखो इस क्वेश्चन में, कि तुम्हारे पास मास ऑफ m kg सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस स्ट्रिंग, है ना। ठीक है, सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, बट कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। और इसके नीचे उसने क्या बोला कि एक मास लगा हुआ है जिसका मास है m kg, है ना, दिस m kg। क्लियर। उसने क्या बोला कि तुमने द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट until the spring makes an angle of 45 डिग्री with the initial vertical। मतलब जो तुम्हारा स्ट्रिंग का फाइनल पोजीशन है वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जो तुम्हारा ब्लॉक है वो ऑब्वियसली ये पहुंच गया यहाँ पे, है ना, मास m का ब्लॉक अपना, और उसका एंगल कितना है, एंगल इज 45 डिग्रीज। ठीक है, तो ये इस रास्ते से गया है और पूरे रास्ते, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुमने जो फोर्स लगाया दैट इज हॉरिजॉन्टल, ये क्वेश्चन में लिखा है द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ जाने में ना, जब ये जा रहा है तो इसका मोशन है ना, इट मूव स्लोली। स्लोली का मतलब क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये वर्ड इसे यूज करना चाहिए था, बट फिर भी उसने क्या बोला, उसने तुम्हें बोला द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट अंटिल द स्ट्रिंग मेक्स 45 डिग्री विद द इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब तुम इसको स्लोली लेकर के जा रहे हो, बट यहाँ पे उसे लिखना चाहिए था इट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट स्लोली, ताकि हम इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है ये बात समझ पाएं। बट जब एग्जाम में जेईई में क्वेश्चन आया था तो भी उन्होंने स्लोली वर्ड यूज नहीं किया था। क्लियर। तो तुम्हें इसको समझना है कि हाँ ये स्लोली की बात कर रहा है, स्लोली मान के हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके हिसाब से हमारा आंसर अगर मैच किया तो दैट मीन्स हमने सब कुछ सही समझा। क्लियर। अब तुम ध्यान से देखो, है ना, अगर मैं इसको स्लोली लेकर के जा रहा हूँ तो लेट अस से मेरा ये स्ट्रिंग का लेंथ पूरा L है। क्लियर। तो दिस इज ऑल्सो L, है ना, यहाँ से यहाँ, तो ये L cos 45 हो जाएगा ये, तो ये कितना होएगा, दिस विल बी L माइनस L cos 45। ये हाइट निकालना ज़रूरी क्यों है, ये हाइट निकालना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि mg का वर्क इसी से पता चलेगा, और f का वर्क कितना होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि जब हम कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निकालते हैं तो जो फोर्स है उसके डायरेक्शन का ही डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेते हैं हम लोग ना, फोर्स और जो उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो फोर्स का डायरेक्शन x है और x में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, और वो L sin 45 है, मतलब L/√2। तो सिंपली वर्क डन बाय mg
प्लस वर्क डन बाई एफ इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। अब वर्क डन बाई एम जी कितना होगा, माइनस एम जी इंटू एल माइनस एल बाई रूट टू, मतलब माइनस एम जी इंटू एल इंटू वन माइनस वन बाई रूट टू, प्लस वर्क डन बाई एफ कितना होगा, एफ इंटू एल बाई रूट टू, एफ इंटू एल बाई रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब इस कैलकुलेशन से यहाँ से तुम इजीली अपना वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो एफ का, है ना। तो आओ हम लोग कर लेते हैं इसे कैलकुलेट। यहाँ पे से क्या बन जाएगा इक्वेशन, एफ बाई रूट टू, है ना, एल और एल ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे, एफ बाई रूट टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम जी इंटू रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, है ना, एम जी इंटू रूट टू माइनस वन बाई रूट टू। तो इससे एफ की वैल्यू कितनी मिली अपने को, एम जी इंटू रूट टू माइनस वन, है ना, एम जी इंटू रूट टू माइनस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ। तो हमारा आंसर है एम जी इंटू रूट टू माइनस वन। क्लियर। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना कि फोर्स तुम किसी ब्लॉक को मूव कर्व पे कर रहे हो लेकिन फोर्स हॉरिजॉन्टल दिया हो, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ वही कंपोनेंट लेना है जो फोर्स के डायरेक्शन में हो, जो हमने एफ डॉट एस के फॉर्मूले से सीखा था ना, डॉट प्रोडक्ट का वो प्रॉपर्टी कि वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, तो वही यूज हो रहा है यहाँ पे। क्लियर। तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम बिल्कुल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट की लाइन खींचो, इसका लेंथ निकालो, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है वो चीज़। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है, फोर्स एक्स में और एक्स में इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्लियर, भले ही वो किसी भी रास्ते से गया हो। समझ आया। तो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, एक स्प्रिंग ब्लॉक का वर्क एनर्जी थ्योरम का एक क्लासिक क्वेश्चन, बिल्कुल एक जनरल सा क्वेश्चन, आओ इसे करते हैं। वो क्या कह रहा है, अ ब्लॉक 2 kg स्लाइड्स ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, है ना, वो एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, ये हमारा फ्लोर नहीं है, ये हमारा फ्लोर है ना, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे स्लाइड कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इट स्ट्राइक्स एन अनकम्प्रेस्ड स्प्रिंग। तो मान लो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, लेट अस से वो अनकम्प्रेस्ड इस फॉर्म में है, ठीक है, एंड कंप्रेसेस इट टिल द ब्लॉक इज मोशनलेस। तो आप अपना ब्लॉक बनाते हैं, लेट अस से तुम्हारा ब्लॉक इनिशियली ऐसा है, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक है और इसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। और अभी ये स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हुआ होगा, ये इसका नेचुरल लेंथ है ना स्प्रिंग का। जब ये ब्लॉक अब आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा। तो ये क्या कह रहा है कि ये इसको तब तक कंप्रेस करता है ना, टिल द ब्लॉक इज मोशनलेस। तो मान लेते हैं किसी इस पॉइंट पे आकर के ये जो हमारा 2 kg का ब्लॉक है, इसकी स्पीड कितनी हो गई है, 0। एंड लेट अस से इस दौरान ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, दिस इज x, मतलब स्प्रिंग में कितने का कंप्रेशन आया होगा, x का कंप्रेशन आया होगा। तो क्या कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे दी उसने तुम्हें, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज 15 न्यूटन, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है 2 kg पे, वो 15 न्यूटन का है। तो मैं क्या करूँगा, इस सिचुएशन को अपना इनिशियल लूँगा और इसको फाइनल लूँगा और वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूँगा। तो बताओ इतने दूर में क्या क्लियर है कि सिर्फ स्प्रिंग और फ्रिक्शन का ही वर्क हो रहा होगा, है ना। यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है उसने तो फ्रिक्शन का वर्क लेना पड़ेगा, और स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, हाइट चेंज नहीं कर रही, तो mg का वर्क नहीं आएगा, इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग कितना हो जाएगा, हाफ इंटू के मतलब 10,000 इंटू एक्स इनिशियल इज 0 और एक्स फाइनल इज x, तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा, माइनस 15x, है ना, माइनस 15x इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। तो के एफ इज 0 बट के आई कुछ था, है ना, हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर। तुम ध्यान से देखो इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है एंड दैट इज x, और ये हम सब लोग उस x को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। समझ आई बात। और मोर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये x में क्वाड्रेटिक आएगा, है ना, और तुम्हें उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। जो मास्टर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, उससे तुम्हें अपना आंसर मिलेगा ना, क्योंकि इक्वेशन फाइनली कितना आने वाला है, देखो ये आएगा माइनस 5000x स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू माइनस 16, है ना। तो इससे हम इक्वेशन क्या बना लेंगे, 5000x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हें x का जो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, है ना,
x का जो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? तो दिस इज़ योर कंप्लीट क्वेश्चन और ये तुम्हारा आंसर। और x की वैल्यू तुम्हें बहुत स्मॉल मिलने वाली है। तुम चाहो, अगर तुम्हारा माइंड में कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो तो तुम इन सबको यहाँ पुट करके देख सकते हो कि कौन सा x इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट उससे बेटर है कि तुम -b प्लस माइनस √b² - 4ac ऐसे करो, तुम्हें डेसिमल में आंसर मिलेंगे क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया हुआ, फिर तुम्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर सभी को? एक बार आंसर इससे मीटर में आंसर आएगा हाँ x का। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम और इसे सॉल्व करोगे तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर? लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास m एंड लेंथ l, ये वाला क्वेश्चन करो सारे लोग ट्राई। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन पहले एग्जाम में एक से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है एंड इट इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन, है ना। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और वर्क एनर्जी थ्योरम ऑब्वियसली का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। तो वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आ जाओ पॉज करके ट्राई कर लो सब, फिर देखना। लेट अस से ये हमारा टेबल है, इसमें उसने क्या बोला कि एक मास m और लेंथ l का हमारे पास चेन है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। ठीक है, तो लेट अस से ये हमारा चेन है और ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है सच दैट इसका 1/nth पार्ट इज हैंगिंग बिलो, मतलब जो लेंथ नीचे लटक रहा है दैट इज l/n। क्लियर? तो जो इधर बचा हुआ लेंथ है वो कितना हो गया, दैट मस्ट बी l - l/n, है ना। उसने कैपिटल लिया, चलो मैं स्मॉल ही ले लेता हूँ, तुम समझ जाना भावनाओं को। चलो l - l/n ये लेंथ है। अब वो क्या कह रहा है, जो हैंगिंग बिलो है उसको तुम्हें सरफेस पे खींचना है तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? तो लेट अस से अगर मुझे इसे सरफेस पे खींचना है तो ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशन होगा और फाइनल क्या हो जाएगा बताओ। फाइनल कंडीशन मेरा क्या होगा, ये हमारे टेबल है और इसके ऊपर आ जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा चेन, है ना। पूरा का पूरा चेन मेरा L लेंथ जो है वो टेबल के ऊपर आ जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ये भी तुम्हें इसे स्लोली पुल करना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में अगर स्लोली वर्ड यूज नहीं है तो तुम समझ जाओ द वर्क डन शुड बी, है ना, टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट स्लोली, है ना, टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट स्लोली ऑफ द केबल, मतलब ये स्लोली खींचने की बात कर रहा है। मीन्स इसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं है। तो तुम मुझे बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। लेट अस से कि मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं F, तो इस F फोर्स का ही वर्क मुझे निकालना है ना। अब क्या इक्वेशन बनेगा, वर्क डन बाई F जो इस चेन पे लग रहा है प्लस वर्क डन बाई mg, क्यों, क्योंकि चेन का हाइट चेंज हुआ है याद रखना, इज इक्वल टू kF - ki, क्योंकि यही दो फोर्स लगेंगे ना, एक तो mg लग रहा होगा इस पे और दूसरा जो तुम इसको ऊपर खींचने में लगा रहे हो। क्लियर? अब देखो ध्यान से, वर्क डन बाई F, क्या यही मुझसे पूछा गया है? यस, यही तुमसे पूछा गया है कि इस F के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन बाई mg, सॉरी दिस विल बी प्लस वर्क डन बाई mg। अब बताओ mg का वर्क कैसे निकालेंगे। क्या इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा इस चेन का जो कि फाइनली इस हाइट पे पहुंच गया होगा। तो अभी सेंटर ऑफ मास, सिर्फ लटके हुए का पार्ट का बात कर रहा हूं मैं, जो लटका हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ है और बाद में वो यहाँ पहुंच गया होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने mg को इस सेंटर ऑफ मास से एक्ट करता हुआ मान सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे mg किसका बनाना पड़ेगा, सिर्फ इतने पार्ट का, सिर्फ इतने पार्ट का, है ना। इसका एक्चुअल पोजीशन क्या होगा बताओ मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये l/2n होगा, और जब ये ऊपर चढ़ गया मतलब इसका ऊपर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, l/2n, है ना, ये l/2n ऊपर चढ़ा। लेकिन वो कितना मास है जो l/2n ऊपर चढ़ा, कितना मास आएगा इसका बताओ। मास पर यूनिट लेंथ, है ना, इसका मास कितना होगा, वो होगा सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ, वो होगा m/l, 1 मीटर का मास, लेकिन हमें l/n का चाहिए, मतलब इंटू l/n, मतलब ये मास कितना हो जाएगा, m/n के बराबर, है ना, ये पार्ट m/n मास का हो जाएगा। तो इस पे जो वेट एक्ट कर रहा होगा नीचे वो होगा mg/n। तो मुझे बताओ अब वर्क डन बाई mg हम लिख लेंगे, फोर्स है नीचे की तरफ mg/n, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ l/n, और इसके आगे क्या लगेगा, माइनस साइन, इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या आई, वर्क डन बाई F इज इक्वल टू mg/l/n², है ना, mg/l/n²। मैं तो कहता हूँ तुम इस रिजल्ट को याद रख लो, अगर 1nth
लेंथ नीचे हैंग कर रहा है तो इसे ऊपर खींचने में mgl/n² वर्क करना पड़ेगा। मतलब अगर ये 1/3 लेंथ नीचे हैंग कर रहा है तो आंसर mgl/9 आएगा। अगर 1/6 वर्क लेंथ नीचे हैंग कर रहा है तो आंसर mgl/36 आएगा। क्लियर? तो ये हमने वर्क का थ्योरम लिखा और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लिया ना। ये इस फोर्स द्वारा वर्क किया गया है ना। इसने क्या पूछा था? टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ केबल अप टू द सरफेस द वर्क डन शुड बी। तो कितना वर्क मैं करूंगा ना, जो एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा हूं उसका वर्क हमसे पूछा गया यहाँ पे। क्लियर? लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर का एक और क्वेश्चन है ना। अच्छा, स्क्रीन देख लो, स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो, फिर देखना सोल्यूशन। देखो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन है ना। वो कह रहा है कि एक तुम्हारे पास कार है जो एक इंक्लाइन रोड पे जा रहा है, ठीक है, और ये इंक्लाइन रोड ऐसा इंक्लाइन है कि 1000 मीटर चलने पर, है ना, ये 1000 मीटर चलने पर हम 1 किलोमीटर चलने पे हम 100 मीटर ऊपर उठ रहे हैं। मतलब दिस इज 100 एंड दिस इज 1000, है ना। दिस लेंथ इज 1000, दिस लेंथ इज 1000। तो मुझे बताओ क्या हम ये थीटा निकाल सकते हैं? यस, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, साइन थीटा इज 1/10। अब देखो क्या कह रहा है, एक कार है जो इसके ऊपर चल रहा है ना। लेट अस से हमारे पास एक कार है जो इसके ऊपर चल रहा है ना, और इस कार के बारे में उसने क्या बोला कि इसके ऊपर एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है W/20। तो जब ये कार ऊपर जा रहा होगा, लेट अस से ये कार ऊपर जा रहा है, तो इस पे दो फोर्स लग रहे होंगे। एक पीछे की तरफ W/20 जो फ्रिक्शन है ना, क्योंकि कार ऊपर जा रहा है और उसने बोला W/20 है, तो जब कार ऊपर जा रहा होगा, है ना, तो उस पर पीछे की तरफ स्पीड पीछे की तरफ ही फ्रिक्शन लगेगा ना। और क्या फोर्स लगेगा इस पे पीछे की तरफ कार पे? mg साइन थीटा, मतलब W साइन थीटा। ये दो फोर्स हैं और इसके अंडर वो क्या कह रहा है? द कार नीड्स पावर P। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा पा रहा है तो उसको कितना पावर चाहिए? P पावर चाहिए। क्लियर? तो देखो ध्यान से ना, ये पावर कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? कार का जो इंजन है उसके कारण इसको ये पावर मिल रहा होगा ना। तो वो जो पावर आगे की तरफ वो भेज रहा है वो जरूर इन दोनों फोर्सेस को क्या कर रहा है? इक्वल कर दे रहा है ना। मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या चाह रहे हैं? ये दोनों फोर्सेस चाह रहे हैं कि ये पीछे की तरफ चल जाए, ये W/20 और W साइन थीटा भी। बट फिर भी जो कार का इंजन है उसके द्वारा जो वर्क किया गया है वो क्या चाहता है? कि कार आगे जाए। तो दैट मीन्स अगर कार के इंजन के कारण जो तुम्हारा फोर्स आ रहा है ना, एक्चुअल में कार का इंजन तो इंटरनल फोर्स होता है, वो फ्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये W/20 है, तो वो पीछे की तरफ है। एक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा आगे की तरफ जो कार को आगे बढ़ा रहा होगा। मैं उसको फ्रिक्शन की तरह ना बोल करके, कंफ्यूजन ना बढ़ा के, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, ये वो फोर्स है जिससे कार आगे बढ़ रहा है। लेट अस से दिस फोर्स बी F, है ना, जिससे कार आगे बढ़ रहा है। क्लियर? तो ये फोर्स इतना पावर जनरेट कर पा रहा है कि वो इन दोनों को ओवरटेक कर ले रहा है, और उसके कारण ये क्या कर रहा है? कार कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। दैट मीन्स दिस F इंटू V इज इक्वल टू द पावर जनरेटेड बाई कार। अब मुझे बताओ, अगर ये कांस्टेंट स्पीड 10 से जा रहा है, दैट मीन्स ये F जरूर इन दोनों के इक्वल होगा ना, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये जो भी फोर्स है एक्चुअल में होता है ये टायर और कार के बीच का, टायर और ग्राउंड के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, जो कि इसको आगे भेजता है। बट इस क्वेश्चन में एक और काइनेटिक फ्रिक्शन भी है, बट बस तुम इतना मान लो ये वो फोर्स है जो कार में आगे की दिशा में लग रहा है, क्योंकि अगर ये फोर्स नहीं होगा तो आगे थोड़ी जाएगा, कार तो नीचे गिर जाएगा। क्लियर सभी को? तो बट दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड इन दिस, है ना, इसके मैग्नीट्यूड इन दोनों का सम और F जरूर सेम होंगे, तभी तो वो कांस्टेंट स्पीड से जा पाएगा। तो मुझे बताओ जो फर्स्ट केस का पावर P है वो कितना होगा? दैट विल बी दिस F इंटू 10, या फिर P इज इक्वल टू W साइन थीटा प्लस W/20 इंटू 10। इक्वेशन नंबर 1। ये तब का कंडीशन है जब कार ऊपर जा रहा है। अब क्या कह रहा है? इसे P अगर नीचे आना है तो पावर P/2 चाहिए, है ना। जब हम ऊपर चढ़ते रहते हैं तो पावर ज़्यादा चाहिए होता है, जब नीचे आते रहते हैं तो पावर कम चाहिए होता है। वो इस क्वेश्चन में ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि ऐसा क्यों है ना। अब जब ये नीचे आ रहा होगा कार, तब क्या सिचुएशन होगा वो देखते हैं। ठीक है, लेट अस से ये तुम्हारा सेम इंक्लाइंड रोड, और अब इसमें कार क्या कर रहा है? कार नीचे आ रहा है। क्लियर? तो अगर कार नीचे आ रहा है, मुझे पता है थीटा की वैल्यू इज़ 1/10, ठीक है, और हमारा सेम टू सेम वही कार
सिर्फ इस बार इसका क्या चेंज हो गया है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया ना। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये क्या कह रहा है कि v स्पीड से आ रहा है, और जो भी इसके ऊपर अब फोर्स लग रहा है F, जो कार का इंजन के कारण है, वो इसको कांस्टेंट स्पीड v से नीचे ला रहा है। अब मुझे बताओ, अगर कार नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा W/20 वो ऊपर होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो mg sin थीटा W/10 है वो अब भी नीचे होगा, क्योंकि mg sin थीटा हमेशा नीचे ही लगता है। अब इस f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो। अब इस f की वैल्यू W/10 माइनस W/20 हो जाएगी, है ना, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो ज़रूर f प्लस W/10 W/20 के इक्वल होगा, है ना। इसका मतलब f की वैल्यू कितनी होगी इस बार f की वैल्यू होगी f प्लस W/10 इज इक्वल टू W/10 W साइन थीटा। तो f की वैल्यू होगी W/20 माइनस W/10, ये हमारे f का वैल्यू होगा इस बार। समझ आया सभी को? इसके हेल्प से कार इधर जा रहा है। और इस बार में ये चीज़ क्लियर है तो मुझे बताओ, क्या ये f नेगेटिव आ जाएगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो? क्योंकि W/10 नीचे, ये ऑलरेडी बड़ा है, तो अगर मैं इसी डायरेक्शन में लगा दूंगा तब तो ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं आ पाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे हम खुद से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि मेरा जो कार है ज़रूर उसका इंजन इस बार ऐसा फोर्स लगा रहा होगा कि वो इस W/20 को सपोर्ट करेगा। और अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूँ, है ना, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा फिर, है ना, मेरा इक्वेशन क्या बनना चाहिए, W/20 प्लस f, है ना, W/20 प्लस f इज इक्वल टू दिस। तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा फाइनली, है ना। अगर मैं इस पार्ट को अब मैं इरेज कर दूं, ठीक है, तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा f का। मुझे बताओ, क्या हम पहले से पता कर सकते थे कि f ऊपर ही लगेगा? यस, हम पता कर सकते थे, है ना, क्योंकि कार का मोशन नीचे था तो मैंने अपने मन से नीचे बना लिया। बट मुझे समझ तो आ गया ना कि f W/10 बड़ा है, W/20 छोटा है, तो ऑब्वियसली W/10 माइनस W/20, है ना। तो f का तुम डायरेक्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो, या फिर तुम इसको प्रॉपर डायरेक्शन बना करके ऐसे लिखो। तो ये W/10 माइनस W/20 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू तुम्हारी W/20 ही आ जाएगी, है ना। क्लियर? तो अब इतना f आ गया, तो तुम ध्यान से देखो, अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। सेकंड टाइम पावर चाहिए P/2, तो अब वैल्यू कितनी है फोर्स की, W/20 इंटू V। और पहले कितना था, पहले था W/10 प्लस W/20। तो उसको हम इक्वेशन अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो बताओ क्या बनेगा, P/P/2, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरा, वो इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ, तो P/P/2 2 हो जाएगा, और 2 इज इक्वल टू क्या, W/10 प्लस W/20, है ना। तो W/10 प्लस W/20, ठीक है, तो ये क्या आएगा तुम्हारा 3W/20, है ना। तो ये वैल्यू इज 3W/20। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3W/20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई W/20 इंटू V। तो यहाँ से ये चीज़ 3 टाइम्स चला जाएगा, 30, 2V इज इक्वल टू 30, तो V की वैल्यू कितनी आएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर सभी को, 15 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में जो देखने वाली चीज़ें हैं स्पेशल, वो क्या है तुम ध्यान से देखो, है ना। नंबर 1 क्या, आंसर तो अपना आ गया। नंबर 1 ये कि जब कार ऊपर जा रहा है तो उसे जो फोर्स चाहिए, है ना, ये फोर्स चाहिए उसे, वो 3W/20 है एक कांस्टेंट स्पीड से जाने के लिए। और जब कार नीचे आ रहा है तो वो स्पीड सिर्फ, वो फोर्स सिर्फ W/20 हो गया कांस्टेंट स्पीड से नीचे आने के लिए, ना। तो कार का नीचे आना में कार के इंजन को कम फोर्स लगाना पड़ता है। इंजन का फोर्स नहीं होता है, वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जिस फोर्स इंजन टायर को टर्न कराने की कोशिश करता है, और टायर पे ऊपर ग्राउंड फिर क्या लगाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो वो उसका फोर्स है एक्चुअली, बट हम उसको कार के इंजन का फोर्स मान सकते हैं कि इंजन पावर जनरेट कर रहा है। क्लियर सभी को ये? तो ये हमारा आंसर आ गया 15 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। तो तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट था कि जब mg साइन थीटा और फ्रिक्शन दोनों इधर है तो कार का पावर उधर होना चाहिए, तो दोनों का सम होगा। लेकिन इसमें mg साइन थीटा इधर था और फ्रिक्शन ऊपर था, क्यों, क्योंकि कार नीचे जा रहा है, तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ये ऊपर की तरफ लगेगा। तो उस वक्त मेरे को जो कार का इंजन का फोर्स है वो उसे पीछे सपोर्ट करना पड़ेगा ना। मतलब इस वक्त जो स्टैटिक फ्रिक्शन रोड लगा रहा होगा ना, ताकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल जा सके, वो पीछे की दिशा में होगा। क्लियर? ये सारा कॉन्सेप्ट फ्री बॉडी डायग्राम से हम पता कर रहे हैं। इसे कांस्टेंट स्पीड से जाना है, नीचे का फोर्स ज़्यादा है, ऊपर का फोर्स छोटा है, तो ऊपर ही की तरफ फोर्स चाहिए ना, जो इंजन से होते हुए, टायर से होते हुए कार पे आया है। क्लियर?
तो ये तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन 15 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। तो हमने आज के लेक्चर में भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस डिस्कस किए और वर्क एनर्जी थ्योरम का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सिलेक्शन है। ये कोई से भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए जा रहे हैं ना, ये वही क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं कि जिनमें से जेई में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और 100% तुम्हें ऐसा ही एक क्वेश्चन अगर वर्किंग थ्योरम से आया तो तुम्हें एग्जाम में मिलने वाला है। क्लियर? तो मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।